आज हम बात करने वाले हैं जज के कर्तव्य के बारे में, क्योंकि आज के समय सुप्रीम कोर्ट कभी कभी सुझाव देती है कि भाई क्या करना चाहिए, गाइडलाइंस क्या होते हैं। ये सारी चीजें सुझाव देती है, बताती है, कभी कभी डायरेक्शन देती है, तो कभी कभी डिस्क्रिशनरी में सजेशन देती है। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अपने अंदर जितने हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स हैं उनको सुझाव के तौर पे कुछ बातें बताती है। आज उनमें से एक ऐसा सुझाव है जो मुझे काफी अच्छा लगा और मुझे लगता है ये सुझाव आप सभी को जानना चाहिए, क्योंकि कानून के एक प्रोविजन से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं ये आपसे और हमसे भी रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे जैसे जजेस बैठे हैं, तो जजेस बैठने के काम क्या है, क्यों बैठते हैं? जजमेंट देने के लिए, डिसीजन देने के लिए। वहां पे उनके पास बहुत सारे पावर भी होते हैं। कहीं पे इनहेरेंट पावर है तो कहीं पे एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस का पावर है। उनमें से आज एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए समझते हैं क्या। देखिए, कहानी है जुडिशरी का रोल। जुडिशरी का रोल कहीं ना कहीं आपको हमें पता है, न्याय के लिए काम करना है, कानूनों का संरक्षण करना है, कानूनों को देखना है कि क्या गलत है, क्या सही है, कौन से संविधान को फॉलो करते हैं, कौन नहीं फॉलो करता है। सही व्यक्ति को बचाना है, गलत व्यक्ति को सजा दिलानी है। कहीं ना कहीं ओवरऑल यही तो कर्तव्य है। बट कई बार यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे सवाल आता है। जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, बहुत अच्छा लाइन है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। धारा 165 इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नहीं, इंडियन एविडेंस एक्ट की बात आ रही है। तो धारा 165 एडमिसिबिलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। धारा 165 एविडेंस एक्ट जज को पावर देता है टॉर्च की तरह सच्चाई ढूंढने के लिए, पेन की तरह फिर से लिखने के लिए नहीं। मतलब सच्चाई को ढूंढा जाता है, सच्चाई बनाई नहीं जाती है। क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सच्चाई को ढूंढिए, सच्चाई को बदलिए नहीं, या खुद की भाषा में लिखिए नहीं। अब यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट है। रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने अक्विट किया है, 2 रेप अक्यूज को छोड़ दिया है जिनको 25 साल की सेंटेंसिंग थी। यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट है। रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक्विट किया है, 2 रेप अक्यूज को छोड़ दिया है जिनको 25 साल की सेंटेंसिंग थी, कहते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने ग्रोजली ओवरस्टेप किया है कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, जहां पे अपने डिस्क्रिशनरी पावर धारा 165 इंडियन एविडेंस एक्ट को सही से उन्होंने यूज नहीं किया टू कंस्ट्रक्ट द प्रोसिक्यूशंस केस रैडर एंड मेडली नोइंग द ट्रूथ। यहाँ पे सिंगल जज बेंच ऑनरेबल जस्टिस बी बास राजा ने सेट असाइड किया कन्विक्शन, ये कहते हुए कि ट्रायल कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने प्रॉम्प्टेड अफर्मेटिव आंसर्स, मतलब बोल के जवाब एक तरीके से निकाले फ्रॉम द प्रोसिक्यूटिव्स ऑन द वेरी इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस she had otherwise failed to dispose to delivering a firm warning। कि एक जज सजेस्ट नहीं कर सकता, जवाब इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, मटीरियल फैक्ट्स जो कि पहले ही विटनेस ने, गवाह ने बोल रखा है, या उसे इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं दे सकता पेनिट्रेशन के बारे में अगर विटनेस खुद से नहीं बोलती है। तो मतलब एक कहावत कही जाती है, मिंटिंग माई वर्ड्स। एक कहावत है, मिंटिंग माई वर्ड्स, इंग्लिश का ये कहावत है। तो अगर हिंदी में बदलिए तो इसे हिंदी में कहते हैं कि अपने शब्द अब आपकी सोच मेरे शब्दों में मत डालो। मतलब डोंट पुट योर वर्ड्स इन माई माउथ, ये भी कहावत है। आपकी जो सोच है, आप अपनी सोच अपनी जुबान से बताइए, आप अपनी सोच मेरी जुबान से मत निकलवाइए। अब यहां पे क्या हुआ है, तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक ऑब्जेक्शन रेस किया, जहां पे कहा कि 2 व्यक्ति है जिन पे रेप का इल्जाम लगा था, 25 साल की सजा हुई थी, हम उन सजाओं को हटाते हैं, उन दोनों को रिहा करते हैं। इसलिए क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जो महिला जो रेप विक्टिम थी वो जब जवाब दे रही थी तो उनको एक तरीके से ट्यूटर किया जा रहा था जज साहब के द्वारा। मतलब जज साहब उसे कह रहे हैं, देखो ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए। तो न्याय करना और न्याय को बदलने में अंतर है, यहां पे यही देखा गया। अब देखिए हुआ क्या, फैक्ट्स देखते हैं। जून 2021 में 2 व्यक्ति पर इल्जाम लगा कि वह किसी घर में जोर जबरदस्ती ट्रेसपास करते हैं, मतलब घुसते हैं। वहां पे एक महिला मिलती है
50 से 60 साल की उम्र की, कमरों को बंद करते हैं और उसके साथ फोर्सेबल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं शराब के नशे में। यह भी कहा गया कि उसकी जान लेने की, उसकी गर्दन दबाने की कोशिश की गई। धारा 376 डी गैंग रेप का चार्ज लगा। धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा और ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। धारा 376 डी में सेंटेंस दे दिया गया 25 साल की, और उनके ऊपर जो भी अटेम्प्ट टू मर्डर था उसे एग्जॉनरेट कर दिया गया। अक्यूज इसके खिलाफ जाता है कर्नाटका हाई कोर्ट में, कहता है दैट वेंट फार बियॉन्ड देयर इंडिविजुअल गिल्ट, क्वेश्चनिंग वेदर द ट्रायल इटसेल्फ हैड बीन कंडक्टेड विद इम्पार्शियलिटी। तो यहां पे जो अक्यूज है सीधा हाई कोर्ट के पास जाता है, कहता है मेरे साथ भेदभाव किया गया। क्या किया गया भाई? मेरे साथ भेदभाव किया गया है। और इस कारण उनका कहना था कि जो जज साहब थे उन्होंने बहुत सारे जब सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे तो वो इंटरवीन किए। देखो, जज क्या होता है? जज निष्पक्ष होता है, बायस नहीं होता है, किसी पार्टी के खिलाफ इंक्लाइन नहीं होता या किसी पार्टी के फेवर में इंक्लाइन नहीं होता है। ये होता है जज। यहां पर जज साहब को देखा गया कि जज साहब एक तरीके से ट्यूटर कर रहे हैं। अगर कोई महिला जो रेप अक्यूज विक्टिम है वो कुछ कह रही हैं, जज को लगता है कि क्या होना चाहिए, वो वहां पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जहां पे जज को शांत होके दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। वहां पे जज एक पक्ष को बता रहे तुम्हें क्या करना चाहिए। इस चीज से दूसरा पक्ष, दूसरी पार्टी नाराज हो जाती है और हाईकोर्ट जाती है और कहती है कि ये जो जज है ये इम्पार्शियल है, मेरे खिलाफ है, सामने वाले व्यक्ति को फेवर कर रहा है। जब ये बातें हाईकोर्ट को पता चली तो अपेंड का क्या कहना था, देखिएगा। आर्ग्यूड द ट्रायल कोर्ट हैड अबेंडेंड इट्स न्यूट्रल रोल बाय पुटिंग लीडिंग क्वेश्चन। यहां पे कहा गया कि धारा 165 के तहत लीडिंग क्वेश्चन दिए गए, जहां पे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ रेप बताया गया, पेनिट्रेशन की बात कही गई। प्रोसिक्यूटिव्स ने जो महिला है, रेप विक्टिम है, उन्होंने खुद से इस बारे में बोला भी नहीं था, बट जज ने फोर्सफुली उनको सुझाव दिया और क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए यहां पे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को फ्रेम किया। जैसे कि क्या आपने अक्यूज का चेहरा देखा था? इससे रिलेटेड सवाल। उसने कहा मैंने नहीं देखा था। फिर यहां पे डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन आ गया 164 सीआरपीसी से, जहां पे उसने कहा था कि मैंने देखा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन में लैप्स भी देखा गया। फिर रिस्पोंडेंट का क्या कहना था? प्रोस्कटिव रिलाइट वेल सेटल्ड प्रिंसिपल कि जो सोल टेस्टिमनी है प्रोस्कटिव की, अगर क्रेडिबल होती है तो सजा वहां पे मिल जाएगी। स्टेट ने डिफेंड किया ट्रायल कोर्ट का यूज ऑफ सेक्शन 165 एक लेजिटमेट एक्सरसाइज की तरह। यहां पे स्टेट का कहना था कि जज साहब को या जज साहिबा जो भी है, जज को सच्चाई ढूंढने के लिए थोड़ा खोदना पड़ता है। जानते हो ना, खुदाई मिट्टी खुदती है ना, वैसे ही इनका कहना था कि जज को सच्चाई ढूंढने के लिए मिट्टी खोदना पड़ता है। तो ये कहना था प्रोसिक्यूटिक्स का। दूसरी पार्टी ये कह रही है कि भाई आप तब खोदिएगा ना जब आपके पास पावर होगा। आपका 165 का पावर है सच्चाई ढूंढना, सच्चाई फिर से लिखना नहीं। आप ये पूछिए हुआ क्या, आप ये मत बताओ कि क्या तुम बोल सकते हो। ट्यूटरिंग में अंतर होता है। एक बच्चा जो खुद से पढ़ के जज बनता है, एक बच्चा जो पढ़ लिख के दूसरे फैकल्टी से पढ़ता है, लिखता है, उससे बनता। दोनों में अंतर है। एक सेल्फ पढ़ के निकाल रहा है, एक कि ट्यूशन से, कोचिंग से गाइडेंस लेके निकाल रहा है। दोनों में अंतर है। वैसे ही यहां पे जज जिसका काम है टॉर्च लेके सच्चाई ढूंढना, वो कलम लेके सच्चाई लिखने लग जाए तो वहां पे जुडिशियल बायसनेस दिखता है। यही बात यहां पे देखी गई और कोर्ट ने फिर ऑब्जर्व किया। कोर्ट ने कहा एक फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल लाइन होता है, परमिसिबल जुडिशियल इंटरवेंशन और इम्परमिसिबल प्रोसिक्यूटर सब्स्टिट्यूशन में। तो यहां पे हाईकोर्ट ने कहा कि अंतर है। वाइल एक्नॉलेजमेंट, यहां पे हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 165 का बहुत वाइड पावर है, जहां पे जज कोई भी सवाल पूछ सकता है किसी भी स्टेज पे, मगर ये स्ट्रिक्ट भी होगा। मतलब यहां पे आप कुछ ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से कहते हैं ना कि मिंटिंग माय वर्ड्स। तो अगर सामने व्यक्ति उस बात को नहीं कह रहा
तो आप उसकी जुबान से उस बात को कहीं ना कहीं निकलवा नहीं सकते। मतलब आप अपने लैंग्वेज को दूसरे पार्टी के जुबान से निकाल नहीं सकते। द पॉइंट इज दैट यहाँ पे अ जज मे नॉट न्यूट्रलाइज कॉन्ट्रोडिक्शंस बॉट आउट इन क्रॉस एग्जामिनेशन और रिपेयर वीकनेसेस इन प्रोसिक्यूशन केस। मतलब जज अगर प्रोसिक्यूशन का केस, मतलब जो लड़की है रेप विक्टिम का केस अगर कमजोर पड़ रहा है, आप उसको सुधारोगे थोड़ी। आपका क्या काम है? आपका काम है न्याय देना। अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाली पार्टी थोड़ी वीक पड़ रही है, उसका स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, पहले उसने कुछ और कहा, अभी कुछ और कहा, तो आप उसके वीकनेसेस को रिपेयर करने के लिए वहां नहीं बैठे हो। आप बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट के लिए बैठे हैं। आप न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। आप इसलिए नहीं बैठे कि अच्छा अरे ये गलत बोल रही है, बेटा ऐसे बोलो, यू कैन नॉट टटर। ये बातें देखी गईं और हाई कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी रेस किया गया। फिर यहाँ पे while reiterating the sole testimony of prosecutors can sustain a conviction, the court held कि ये जो टेस्टिमनी है इम्पेकेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रायल कोर्ट ने क्वेश्चन नहीं लिया और यहाँ पे सेंसिटिविटी टुवर्ड्स प्रोस्कक्टेंस और जुडिशियल न्यूट्रलिटी का भी उल्लंघन हुआ है। अबेंडेंट इम्पार्शियल पोजिशन अज्यूम्ड द प्रोसिक्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एजेंसी की यहाँ पे बात कही गई। कर्नाटका हाईकोर्ट ने डिसीजन क्या दिया? कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि अपील को अलाउ करते हैं। दोनों व्यक्ति को रिहा कर दिया गया। 25 साल की कन्विक्शन हटा दी गई धारा 376 डी में जो मिली थी। इस रूलिंग ने क्लियर प्रिंसिपल बताया धारा 165 का, जहां पे कहा कि धारा 165 एक ऐसा हथियार है जो सच्चाई ढूंढता है, ना कि एक कलम है जो कि नए का नए फैक्ट्स को जोड़े। Where prosecution sold testimonies internally contradictory, मतलब जो लड़की का स्टेटमेंट है ये खुद में ही एक के खिलाफ है, पहले कुछ कहा फिर कुछ कहा, particularly on identification and has materially shaped by impossible leading question from the bench। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लीडिंग क्वेश्चन पूछे गए वो कोर्ट के द्वारा पूछा गया, which is not permitted। धारा 165 में आप सच्चाई ढूंढने के लिए सवाल पूछते हो, सच्चाई बनाने के लिए सवाल नहीं पूछा जाता। या आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो कि क्लियर ये दिखा दे कि जो जजेस हैं वो इम्पार्शियल हैं। ये होना चाहिए कि जजेस में भेदभाव नहीं है, बट यहाँ पे जो दिख रहा है कि जज सीधा सहायता कर रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ये तो बायसनेस का एपिटोम है। इसी पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने रिगार्ड किया और उन जज साहब के ऊपर कहा कि भाई जो आपका 165 का पावर है थोड़ा ध्यान से यूज करो, सच्चाई ढूंढ लो, बनाओ मत। और हाईकोर्ट ने ये कन्विक्शन ये बातें कहते हुए जो 2 लोगों के ऊपर जिसका रेप का इल्जाम लग के 25 साल की जेल हुई है उस सजा को हटा दिया और अपील को अलाउ किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज।